महेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी परमीला के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थी। वह न केवल परमीला का हाल चाल पूछने आई थी, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थी कि उसकी दिल जोई होती रहे। जब से परमीला फालिज की शिकार हुई थी, मोहल्ले के जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का कर्म बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में महेंद्र सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर परमीला के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थी। वे लोग परमीला एवं महेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। महेंद्र को पिछले 3-4 महीने के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी ज़रूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह उसकी पूर्ति करते मानो वे घर के ही लोग हो। उस समय भी 2 औरतें परमीला की सेवा टहल में लगी थी। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भर कर परमीला के शून्य अंगों का सेक किया जा सके। दूसरी औरत परमीला के शून्य हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि मुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले महेंद्र सिंह ने सुना था कि परमीला वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़े ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे ठीक पीठ पर उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। महेंद्र के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया था। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से निठल्लियों, मुंशी सी चाची से कुछ ज़रूरी बातें करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उड़कर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गई। महेंद्र ऐनक ठीक करता हुआ परमीला के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई परमीला को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पच्चा घाव का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। महेंद्र परमीला से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शन से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, परमीला ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था। और बताएं? हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और टांग यह तो बिल्कुल पथरा गई। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर खड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो 3 महीने के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपये और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची है। हाँ, परमीला ने लंबी सांस ली।
तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए यह घर बनाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। अब मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे। फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर नहीं है और इंतज़ार नहीं कर सकता। महेंद्र बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतज़ार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ। कंपाउंडर की नौकरी के लिए तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। परमीला चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दे। महेंद्र बाहर निकलकर जोर से बोला, लो सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ तुम जाओ, मेरी सेवा करने वाले बहुत है यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सब के घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था। दूसरों की सेवा में ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ, परमीला भाभी, सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और परमीला की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज़्यादा मुंशी जी को मज़ा आया था दूसरों की खिदमत में अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी। दीन दुखियों की सेवा में डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे गौरव हज़ारों रुपया महीना कमाता है। अब मुझे दुकान की क्या ज़रूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन है। ठीक कहती हो बाजी। परमीला का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी महेंद्र और परमीला का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहां आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहां कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। महेंद्र का परिवार छोटा सा था। पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव। महेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी, जिससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसके चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। महेंद्र व परमीला ने समर्थ से खुद दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी, बल्कि बहुत धनवान एवं कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए, क्योंकि शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी। इसलिए वे महेंद्र और परमीला को अपनी हर बात से अलग करने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी। फिर वह उन्हें संवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलटकर नहीं झांका था। महेंद्र और परमीला पहले तो खुद भी
खींचे खींचे रहे, लेकिन जब उनके पोता और पोती शिखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को न रोक सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़कपन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते, उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते थे, उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छा अनुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी छोटी बातों को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ जाती कि महेंद्र और परमीला को वहां से भागना पड़ जाता। परमीला और महेंद्र आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमश 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं, ताकि वे वहां का जीवन व रहन सहन देख सके। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपाकर माँ को 10,000 रुपये दे दिए, ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति न हो। परंतु परमीला की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शक्ल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुँचते ही परमीला का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो परमीला को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षाघात का शिकार हो गई और अब परमीला को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। महेंद्र डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। परमीला का कमरा अड़ोस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। परमीला अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियाँ उठा उठा कर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे इनकी ज़रूरत है न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर ढकेल दिया था। कमरे में कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं ये कितनी बीमार है, रक्तचाप बढ़ गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी महेंद्र से टकराता बचा था। महेंद्र ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ। जगदीश साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और ये पत्र। महेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही
खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। महेंद्र ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माँ जी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं एशियाड के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर यह चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेट कर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा माँ की बीमारी खा गई। ये आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया हम लोगों के लिए, वह किसी काम का नहीं है। हम अभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षाघात के रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सबका यही कहना है, माँ को अधिकाधिक आराम दे, यही इलाज है इस रोग का। माँ को दिल्ली लाने की भूल तो कभी न करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायक होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा अक्षत जानलेवा सिद्ध होगा। इक्नोफ्रेक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता। सब धोखा है। महेंद्र इससे आगे न पढ़ सका। उनका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वही कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ दीजिए कि हम तो उसके लिए मरे हुए ही थे। आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। महेंद्र परमीला के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहाँ सब लोग मुस्कुरा रहे थे। परमीला की आंखें भीग रही थी, लेकिन उसके होठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। महेंद्र ने परमीला के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया पम्मी। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। परमीला ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयाँ उसके समीप आती जा रही है। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। परमीला तत्काल चीख उठी, ये अंधेरा मुझे अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर मेरे चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। परमीला ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साथ नहीं है, बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। ये तुम हो ना जी? हाँ पम्मी, ये मैं हूँ। महेंद्र ने भर्राई आवाज में कहा, तुम्हारे अंधेरों का भी साथी तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना, डॉक्टर बिहारी की रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है
पकार में मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे अपने बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूँगी। मेरे कंगन और चूड़ियाँ बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। पम्मी: हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है, ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। अचानक बिजली आ गई, कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ महेंद्र ने देखा था कि प्रमीला अपने एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। महेंद्र ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, पम्पी, तुम तो बिना सहारे के उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा ये झूठा सहारा खत्म हो चुका है, मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है। अपनी हिम्मत का सहारा फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा से पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर महेंद्र की छलछलाई आंखें बरस पड़ी। उसे रोता देखकर वहाँ खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगी। महेंद्र आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख है जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं।